डियर स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियो बनाना बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमने पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है कि ये बहुत इजी भी बने और हमारे लिए वाइवा देना भी इजी हो जाए। हेयर इज़ माई पोर्टफोलियो। इसमें हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत सिंपल बनाया और मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। सो हेयर इज़ द फ्रंट पेज एंड दिस इज़ द टाइटल पेज। इसमें हम अपने कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोगो, अपना नाम, अपनी क्लास, सब्जेक्ट और जिस टीचर को आपने देना है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे कि वाइवा में नॉर्मली किस टाइप के पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हेयर इज़ माय केस स्टडीज़। सबसे पहले हमने एक्नॉलेजमेंट लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, फिर जो केस स्टडी 1 मैंने चूज़ की थी वो थी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ मीन्स ESRD। उसकी नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग केयर प्लान, लिटरेचर रिव्यू, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट टीचिंग और एंड पे रिफ्लेक्टिव लॉ। सेकेंड थी एस्थमा। एस्थमा में एज इट इज़ नर्सिंग असेसमेंट, FHP फॉर्म, लिटरेचर रिव्यू, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज़ के ऊपर हमने बनाया था नर्सिंग केयर प्लान और यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिटिकल केयर मैप CCM एंड देन पेशेंट टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लॉ। सो ये कलरफुल पेजेस पे सेपरेटर्स हैं जो बहुत मेहनत से डेफिनेटली बनाए हैं। आपको इन पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कलरफुल हों तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट में हमने सबसे पहले वही कि हम अल्लाह के थैंकफुल हैं, अपने कॉलेज के थैंकफुल हैं, अपने रिलेटेड टीचर के, प्रिंसिपल के, और जहाँ से आपने ये पेशेंट लिया है उस हॉस्पिटल को भी आपने थैंक्स बोलना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो हेयर ऑब्जेक्टिव्स, इनको हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमने लिखना है डोमेन कौन सी हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी हमने क्या यूज़ की है और वो हमने अचीव कर लिया। पहले हमारी कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें हमने हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट के साथ अपनी रिप्यूट को बिल्ड करना है। इसमें हमने स्ट्रैटेजी यूज़ की है कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक स्किल, दिस इज़ अचीव्ड। फिर हमारे पास अफेक्टिव है, कीप रिमेंबर इट इज़ नॉट इफेक्टिव, दिस वर्ड इज़ अफेक्टिव, ये हमारी डोमेन है। इसमें हमने पेशेंट सेलेक्ट करना है और ये हमने क्रिटिकल थिंकिंग से करना है। हमने सोचना कौन सा पेशेंट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो हमें प्रॉपर हिस्ट्री दे सकता है। सो वी अचीव। फिर हमारे पास कॉग्निटिव है, इसमें हमने हिस्ट्री लेनी है और यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी यूज़ की है FHP फॉर्म, दैट इज़ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न फॉर्म, गॉर्डेंस फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स, वो फॉर्म मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। फिर हमारे पास है इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसमें हमने फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है और हमने इसमें 4 टेक्निक्स यूज़ करनी है जो हमारी हेल्थ असेसमेंट की टेक्निक्स हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन और परकशन। ये भी हमने अचीव कर लिया है। फिर हमारे पास कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करना है और इसमें हमने कम्युनिकेशन और नर्सिंग स्किल्स को यूज़ करना है। फिर हमारे पास कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव है जिसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़ को रिव्यू करना है। इसको हम स्ट्रेटजीज़ की यूज़ करेंगे, इसका जो सोर्स होगा वो डिफरेंट बुक्स होंगी। फिर हमारे पास कॉग्निटिव है, लैब रिजल्ट्स को हमने देखना है, वो हमने रिपोर्ट से देखना है, अचीव्ड। फिर कॉग्निटिव है, NCP बनाना है जो पेशेंट बेस्ड केयर होगा, वो भी अचीव हो गया। साइकोमोटर इफेक्टिव में फिर हमारे पास है नर्सिंग केयर पेशेंट को देनी है, इसमें हम बैक केयर, बेड बाथ, जिस किस्म की भी केयर हम दे रहे हैं, ओरल केयर, वो सारी इसमें आएगी। फिर हमारे पास साइकोमोटर है जिसमें हमने रिफ्लेक्टिव लॉग लिखना है, हमने खुद से सोच के लिखना है, इसमें हमारी राइटिंग स्किल्स है। सो वी हैव अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू आवर डिजीज़। दिस इज केस स्टडी 1, द डिजीज इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज FHP फॉर्म, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न फॉर्म, ठीक है। इसमें इस तरह से ही सारे हमारे पास ये फॉर्म, इसमें हम हैंड राइटिंग में भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमने हर चीज़ पेशेंट की लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, पेशेंट का नेम। अच्छा, इसको सॉल्व करना, इसको कंप्लीट करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन इसको पूरा सोच समझ के करना है। हर चीज़ हमने प्रॉपर लिखनी है, एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही हो, ये ना हो हम खुद से लिखने बैठे, एक यहाँ पे कुछ और लिखा है, आगे कुछ और लिख दिया है। हमने उसकी सारी हिस्ट्री लिखनी है, मेडिकल डायग्नोसिस, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन है, सर्जरी उसकी कौन सी हुई है। अब यहाँ पे मेरे पेशेंट की हुई है नेफ्रोलिथोटमी, मेडिसिन वो पेशेंट को नाम नहीं याद, चीफ कंप्लेन उसकी गैस भी है, फटीक है, एनोरेक्सिया है, हाइपरटेंशन है, ओलिग्यूरिया है और रेस्टलेसनेस है।
उसकी प्रेजेंट सर्जरी अभी हमने जो करनी है वो है रीनल ट्रांसप्लांट और इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसका कंप्लीट है। वाइटल साइंस हमने उसके मेंशन कर दी हैं। अब फर्स्ट जो हमने है वो हमारा है हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। इसमें हमने पेशेंट से पूछना है कि आपके नज़दीक हेल्थ क्या है, आप अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं। मेरे पेशेंट ने कहा कि अल्लाह ताला की सबसे जो बड़ी नेमत है वो हेल्थ है, और अगर हेल्थ ना हो तो मैं यूज़लेस हूँ। फिर उससे पूछा कि आपके मुताबिक डिज़ीज़ का क्या व्यू है। फिर पेशेंट ने कहा कि अल्लाह ताला बंदे को टेस्ट करता है, जिसको मैं कभी कभी गुनाह समझ लेती हूँ, दिस इज़ डिजीज़, ठीक है। फिर हमने पेशेंट से पूछा कि आपको पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट ने कहा हाँ मुझे पता है मेरी किडनी वर्क नहीं कर रहे और मेरी ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी। फिर पेशेंट से प्रिवेंशन का पूछा, उसको प्रिवेंशन का कोई आइडिया नहीं था। तो फिर हमने बात करनी है करंट मेडिसिन की। करंट मेडिसिन उसको जा रही हैं, अभी जो मेरा पेशेंट है उसको जा रही थी सेल्सैप टैबलेट है, टेक्रोलीमस है, ATG है और कार्बिडोलोल है। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन उसको पैरासीटामोल इन्फ्यूजन 1 ग्राम जा रही है। फूड एनर्जीज, नन काइंड ऑफ फूड एलर्जी और नन काइंड ऑफ ड्रग एलर्जी, ये हम यूज़ करते हैं NKDA और NKFAs। उसके अलावा उसको कोई एलर्जी नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक तो नैंडा के अकॉर्डिंग लिखनी है, आपके पास नैंडा की बुक से भी आप इसको देख सकते हैं, इसके अलावा नेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू डिजीज़, मतलब पेशेंट की जो हेल्थ मेंटेनेंस है वो इनइफेक्टिव है। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन पैटर्न। न्यूट्रिशन पैटर्न में हमें देखना पेशेंट कितने टाइम खाना ले रहा है, ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा है। मेरा पेशेंट केक और चाय ले रहा है, दोपहर को वो रोटी सालन ले रहा है, रात को रोटी राइस वट एवर इज़ अवेलेबल। स्नैक्स में वो ले रहा है रस। उसकी जो डाइट हॉस्पिटल में आ रही है वो एक रेगुलर डाइट है। उससे हमने पूछा उसको पसंद क्या, पुलाव डिसलाइक, प्रोटीन डे डिसलाइक करता है। अब अमाउंट उसकी क्या है 1 लीटर है, और यहाँ पे उसकी ओरल जा रहा है, उसको ट्यूब फीडिंग मील है। यहाँ पे उसकी साल भी रिस्ट्रिक्शन है और उसका फ्लूइड भी रिस्ट्रिक्टेड है। हाइट वेट हमने यहाँ पे लिखना है, BMI हमने कैलकुलेट करके लिखना है। फिर हमारे पास स्किन का टर्गर कैसा है, पुअर है, कलर पेल है, टेक्सचर रफ है, एडिमा उसको पेडल एडिमा है। फिर हेयर का टेक्सचर चेक करेंगे, हेयर का टेक्सचर स्मूथ है, डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि जो आपने यहाँ पे टर्म्स यूज़ करनी है ना, वो हर जगह पे गुड, टिक, प्लस, माइनस इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी। टर्गर हमारा कैसा है, हम टर्गर को टिक या क्रॉस इस तरह से नहीं कर सकते, पुअर है या गुड है। कलर एक्चुअल बताना है, टेक्सचर इसको हम गुड या बैड नहीं कह सकते, ना हम इसको टिक या क्रॉस कर सकते हैं, ना इस पर प्लस प्लस लिख सकते हैं, रफ़ है या स्मूथ है, ठीक है। अच्छा, पेडल एडिमा। फिर हम आगे आएंगे माउथ की तरफ। हेयर की हमने बात कर ली। माउथ में हमारे पास जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, पेशेंट को हमने चेक करना है, उसको कहना है अपना मुंह खोलो, देखना है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट है कि ड्राई है। गम्स कैसे हैं, नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, अलाइनमेंट कैसी है। अच्छा, यहाँ पे अलाइनमेंट हम गुड नहीं लिखेंगे, अलाइंड, वेल अलाइंड, नॉट अलाइंड, डेंचर्स नील है। फिर हमने उसकी सारी लैब रिपोर्ट्स लिखनी है। अब यहाँ पे जो मेरा पेशेंट है उसका क्रेट 5.03 है, बाकी तकरीबन ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनबैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अब क्योंकि उसको सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन है, सो हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और उसकी फ्लूइड भी रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, आगे हमने बात करनी है एलिमिनेशन पैटर्न की। यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्या है 24 आवर्स में, 5 to 10 ml पर लीटर है, क्योंकि पेशेंट किडनी फेलियर का है, इसलिए इसका जो आउटपुट है बहुत ही कम है। पेशेंट कैथेटराइज है, पेशेंट के जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो है, और उसका 24 आवर्स का बन रहा है वो हमारे पास 170 ml है। उसने पूछा है फिर यूरिनेशन में कोई डिस्कम्फर्ट है, यस पेशेंट को ओलिग्यूरिक है पेशेंट। ब्लैडर कंट्रोल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। फिर नर्सिंग डायग्नोज हम लिखेंगे इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू किडनी डिजीज एविडेंस बाय ओलिग्यूरिया। सो एलिमिनेशन पैटर्न में पहला हमारा था गैस्ट्रो यूरिनरी, अब सेकंड हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। इसमें सबसे पहले हमने लिखना है एब्डोमेन कैसा है पेशेंट का, उसको प्रेस करके चेक करेंगे, सॉफ्ट है, टेंडर है। फिर बबल साउंड्स है वो हम स्ट्रेच से चेक करेंगे, ऑडिबल है। एब्डोमिनल ब्रीथ हमने चेक करनी है, इसको हमने इंची टेप से प्रॉपर मेजर करना है, हवाई बातें नहीं छोड़नी। फिर हमारे पास स्टूल पेशेंट को 24 आवर्स में कितना आता है, उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ये ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बैड स्मेल है तो वी कैन मेंशन इट। करैक्टरिस्टिक्स सॉफ्ट है, लेग्जेटिव्स मेरा पेशेंट नहीं यूज़ कर रहा, उसको डायरिया नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी नर्सिंग डायग्नोज हमें नहीं मिली, क्योंकि उस ऊपर हमने लिख दी है, सो नीचे ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। फिर उसका एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न है,
रेस्पिरेशन रेट उसका क्या है, 18 पर मिनट है, रिदम रेगुलर है, यूज़ ऑफ एसेस्टी मसल्स नील है, चेस्ट एक्सपेंशन नो, साइनोसिस नहीं है, चेस्ट शेप बाईलेटरल सिमेट्रिकल है। मेरे पेशेंट की चेस्ट शेप बाईलेटरल सिमेट्रिकल है। ब्रेथ साउंड्स उसकी ठीक है, कफ उसको ड्राई है। अगर प्रोडक्टिव है तो हमने उसका ये सारा कुछ मेंशन करना नहीं है, तो इसको हमने छोड़ देना है। ब्रेथलेसनेस उसको है, ऑक्सीजन थेरापी पे वो है, स्पुटम टेस्ट हमने उसका नहीं कराया। यहाँ भी ऐसे हमारे पास कोई ऐसी डायग्नोज नहीं मिली हमें, ठीक है। जहाँ पे हमारी डायग्नोज कोई नहीं बनती नर्सिंग डायग्नोज, उसको हमने खाली छोड़ देना है, गलत डायग्नोज बिल्कुल नहीं लिखनी। फिर एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न में पहला रिस्पिरेशन है, फिर सर्कुलेशन और एक्टिविटी है। सर्कुलेशन में हम आ जाते हैं, पेशेंट का जो पल्स रेट है 120 पर मिनट है, रिदम रेगुलर है, एम्पलीट्यूड उसका स्ट्रॉन्ग है, कैपिलरी रिफिल उसका 2 सेकंड्स है, एक्सट्रीमिटीज़ उसकी पिंक है, 36.5 उसका टेम्परेचर है, हार्ट साउंड्स उसकी नॉर्मल है, और नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं S1+S2। हेयर इज़ ऑल्सो नो नर्सिंग डायग्नोज। इन तीनों में से हम एक जगह पे भी लिखते हैं, दैट्स इनफ। हमने एक्टिविटी में लिख दिया, ठीक है। एक्टिविटी में उसका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव है, और हॉस्पिटल में पेशेंट की कोई एक्टिविटी नहीं है। रेंज ऑफ मोशन उसकी फुल है, कॉन्ट्रैक्चर नील है, असेसरी डिवाइस कोई भी नहीं है, कास्ट मतलब जैसे POP कास्ट लगा होता है वो कोई भी नहीं है, एम्पुटेशन नहीं हुई, प्रोस्थेटिक्स नहीं है। नर्सिंग डायग्नोज यहाँ पे हमने लिखनी है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू SOB एंड फटीग। इट विल कवर द 3 पोर्शंस। रेस्पिरेशन में क्योंकि हमने SOB का जिक्र किया था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेशेंट की एक्टिविटी इंटॉलरेंस है SOB से और फटीग की वजह से। आगे हम आ जाते हैं कोग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न की तरफ। यहाँ पे हमने लिखना है पेशेंट का GCS कितना है, अगर अनकॉन्शियस है तो फिर GCS कितना है। ओरिएंटेशन हमारा 3x है, इसको हमने गलत नहीं लिखना, गुड नहीं लिखना, 15 नहीं लिखना, इट इज़ 3x। मेमोरी रिसेंट यहाँ पे हमने गुड नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिखना है इंटैक्ट है। मेमोरी के लिए वर्ड यूज़ होता है इंटैक्ट। पेशेंट से हम पूछेंगे कि अभी रिसेंट की कोई बात पूछेंगे, अभी या कल की बात, आज क्या तारीख है, या आपने रात को क्या खाया। और रिमोट में हम उससे पूछेंगे पिछले महीने क्या हुआ, या इस तरह से पिछला कोई क्वेश्चन करेंगे, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था पिछला, इस तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे वो पास्ट में जाए। इससे हमें पता चल जाएगा पेशेंट की मेमोरी ठीक है। स्पीच डिफ़िकल्टी नील है। VA मेरे पेशेंट की 6/6 है, ग्लासेस को नहीं लगी हुई, हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन स्केल पे अगर हमने पूछा है पेन तो वो बताएगा। हमने पेशेंट को कहना है आपके पास 10 में से कितने पॉइंट हैं, कितनी पेन है आपको, कितने पॉइंट्स देंगे, ही विल टेल 3, तो मैंने 3 मेंशन कर दिया। करेक्टरिस्टिक्स पेशेंट्स पेन की पेन शार्प है, 10 मिनट उसका ऑनसेट है, उसको राइट क्वाड्रेंट में पेन हो रही है। ड्यूरेशन पेशेंट को नहीं पता, एक्सेसरबेशन नहीं है, रेडिएट भी नहीं हो रही, रिलीविंग फैक्टर भी कोई नहीं है, बस हो रही है पेन हो रही है, ओके। फिर हम आते हैं रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न की तरफ। इसमें हमने देखना है स्लीप पेशेंट की कितने आवर्स की है। 24 आवर्स में से मेरे पेशेंट की 11 आवर थी। हॉस्पिटल में उसकी 9 to 10 आवर्स है। नैप्स वो लेता है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहा, कोई होम रेमेडी नहीं यूज़ कर रहा, क्वालिटी बहरहाल पुअर है, बार बार वो जाँच जाकर। फिर आते हैं सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न की तरफ। इसमें पेशेंट की परसेप्शन, उसे पूछा है आपकी क्या परसेप्शन है अपने बारे में, तो वो कहेगा अगर मेरा क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई वुड सक्सेसफुल इफ़ आई वर गिवन चांस टू, ओके। उससे अपना परसेप्शन पूछा तो उसने कहा है अगर मुझे चांस मिला तो मैं आगे मज़ीद पढ़ूँगा, स्टडी मोर करूँगा। फिर पेशेंट की ग्रूमिंग हमने वेल ग्रूम्ड है, वॉइस टोन उसकी गुड है, आई कॉन्टैक्ट यस उसका है, गेस्चर्स या कॉन्ग्रुएंट विद वर्ड्स, ओके। इसमें हमें कोई प्रॉपर डायग्नोज नहीं थी, हमने नहीं लिखी, स्किप कर दी। फिर हमने रोल रिलेशनशिप की बात की है, फैमिली पेशेंट की न्यूक्लियर फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसकी, क्लीनलीनेस वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल शेयर्ड बाय सिस्टर इन लॉ है, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल नहीं है, नोवेल रीडिंग उसकी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल लिमिटेड है, सोशलाइजेशन उसकी, और उसकी फैमिली वर्क के साथ सेटिस्फेक्शन 100% है। अगेन देयर इज़ नो एनी प्रॉपर नर्सिंग डायग्नोज इन दिस। फिर हम बात करेंगे कोपिंग और स्ट्रेस पैटर्न की। पेशेंट का मूड कैसा है, काम है और एंशियस है। हेयर वी कैन चूज़ मोर देन वन। कॉमन स्ट्रेसर पेशेंट का क्या है, डिजीज़ या कोई भी और हो सकता है। पेशेंट का कोपिंग बिहेवियर कोई भी नहीं है। शेयरिंग विद स्ट्रेस अपनी माँ के साथ शेयर करती है। पेशेंट का अल्कोहल, हुक्का वगैरह, वंस हुक्का, ये मेरे पेशेंट का था कि उसने कहा कि मैं एक बार मैंने हुक्का पिया हुआ है।
नर्सिंग डायग्नोज हम इधर लिखेंगे रेडीनेस फॉर इन्हेंस्ड कोपिंग रिलेटेड टू किडनी ट्रांसप्लांट। पेशेंट अपना जो कोपिंग मैकेनिज़्म है उसको इन्हेंस करना चाहती है ट्रांसप्लांट के साथ। फिर हमने बात की है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पैटर्न की। 14 साल की एज में प्यूबर्टी हुई थी, 14 साल की उम्र में ही मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, साइकिल इरेगुलर है, अमाउंट नॉर्मल है, पेन सवेयर होता है पेशेंट को, फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल है, मेनोपॉज अभी नहीं हुआ, 2 बच्चे हैं, दोनों ही अलाइव हैं, रिलेशनशिप अच्छा है हस्बैंड के साथ, कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी नहीं है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पेशेंट को कोई आइडिया नहीं है। फिर हम बात करेंगे वैल्यू बिलीफ पैटर्न की। थिंग्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मेरे पेशेंट के लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। रिलीजियस बिलीव्स उसके स्ट्रॉन्ग है, कोई उसको कन्फ्लिक्ट नहीं है, सेटिस्फेक्शन उसकी 25 to 30% है अपनी लाइफ के साथ। सो हेयर वॉज द कंप्लीट FHP फॉर्म। आगे हम चलेंगे नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। इसमें हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। हेल्थ हिस्ट्री में हम देखेंगे जो हमने इसके पढ़े हुए हैं हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना है। सबसे पहले डेमोग्राफिक डाटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को मस्ट माइंड में रखना है कि जो यहाँ पे आप पेशेंट का डेमोग्राफिक डाटा लिख रहे हैं आपके FHP फॉर्म में ये सेम होना चाहिए। ये ना हो वहाँ पे आपने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ और लिखा हुआ है, तो आप पकड़े जाएंगे कि आपने कुछ ये चीटिंग है या कॉपी पेस्ट है। अच्छा डेमोग्राफिक डाटा पेशेंट का कंप्लीट हमने यहाँ पे लिख देना है। उसकी चीफ कंप्लेन लिख दिया, अब यहाँ पे सारा कुछ हमने लिख देना है। पेशेंट की पास हिस्ट्री क्या है, उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पास सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री हमने इस तरह से फादर मदर दोनों की मेंशन करनी है। सोशल और पर्सनल हिस्ट्री में लिखना है कि पेशेंट मिडिल क्लास फैमिली से है, हाउस वाइफ है और उसके हस्बैंड एक पुलिस में है। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नर्सिंग केयर प्लान। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो नर्सिंग केयर प्लान है इसके अंदर जो डायग्नोसिस देना है वो अपने मल्टीपल नहीं देने, अपने एक जो सबसे आपको लगता है ना कि मेन डायग्नोज है उस पर आपने काम करना है। ओके, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, वाइटल साइंस, फिर नर्सिंग डायग्नोज, उसके गोल क्या, इंटरवेंशन क्या और इवैल्यूएशन क्या, इसको आप देख सकते हैं। ये आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग बनेगा। फिर हमारे पास आ गया है लिटरेचर रिव्यू। Here is anatomy and physiology of kidneys। यहाँ पे हमने किडनीज़ के बारे में, किडनीज़ क्या है, नेफ्रॉन क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इसकी एनाटॉमी दी है। ओके, फिर हमने इसकी डिजीज़ दी हैं कि ESRD या CKD की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। दिस पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने ये करना है तो इसकी टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में जो परफॉर्मेंस है वो 100 से 33 के दरमियान हो सकती है। सेकंड में ड्रैग 33 से 25 के दरमियान, थर्ड में 25 से 10 के दरमियान और थर्ड में हमें फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और फोर्थ में लेस दैन 10%। फिर हम बात करेंगे एटियोलॉजी, मतलब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डिजीज़ के। लेट आई फोकस ऑन दिस। ये सारे कॉजेज़, हाइपरटेंशन, वल्वुलर डिजीज़, ग्लोमेरुलर डिजीज़, सिस्टिक किडनी डिजीज़, ये आप सारे देख लें। रिस्क फैक्टर्स भी देख लें क्या क्या हो सकते हैं। ओके, फिर हमने बात करनी है पैथोफिजियोलॉजी। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की पैथो क्या है। यहाँ पे पहले हमने इसको थ्योरी फॉर्म में लिखना है और आगे हमने इसको ऐसे फ्लो चार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे आपने वही चार्ट और वही चीज़ें ऐड करनी है जो आपको इजीली रिमाइंड हो जाए या कोई भी आपसे सुनता है तो आपको आती हो। फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या साइन सिम्टम्स पेशेंट को होंगे और इसमें हमने पहले लिखना है कॉमनली क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज़ बुकिश नॉलेज। और फिर हमने लिखना है कि मेरे पेशेंट को कौन कौन से हैं और ये आपको पेशेंट के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा से मिलेंगे। फिर आ जाता है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट किडनी ट्रांसप्लांट की, और इसको मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट करके लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लिखते उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाना था सुनाना। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डायलिसिस और ये किडनी ट्रांसप्लांट, किसने उसको किडनी दिया, कितने दिन NPO पेशेंट था, कौन कौन सी मेडिसिन थी। अगर किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में काम किया तो उसको आइडिया होगा कि जो मेडिसिन यहाँ पे दी हुई हैं इनका भी थोड़ा बहुत हमें ना पता होना चाहिए। जो सेल्सेप्ट और टेक्रोलिमस्ट है ये हैं इम्यूनोसप्रेसेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ये पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, नीलस्टर ड्रॉप्स हैं, ओमेप्राजोल है, PPIs हैं,
पैरासीटामोल है, पेन किलर, सारा कुछ हमने लिखना है। उसके बाद हमने देखना है, उसका आउटपुट चेक करना है, उसका क्रेडिट चेक करना है, पेशेंट आईसीयू कितनी देर रही, रूम में कब शिफ्ट हुई और डिस्चार्ज हमारे पास 5th पोस्ट ऑफ डे पे हुई। लेकिन इसकी फिर भी बहुत ज़्यादा फॉलोअप चलता रहता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। इसको हम जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने इसको बहुत शॉर्ट करके लिखा है। फिर आ गई है नर्सिंग मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट। यहाँ पे मैंने पॉइंट फॉर्म में हर चीज़ को मेंशन किया है। वाइटल मॉनिटरिंग, आउटपुट मॉनिटरिंग, और इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेन कंट्रोल, टेड्स टॉकिंग, हमने उसको डीवीटी से भी बचाना है। फिजियोथेरापी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, पोस्चर चेंज, आईवी फ्लूइड्स, उसकी लैब्स, उसको फॉल से भी बचाना है, उसको कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है, उसको बेड अल्सर से भी बचाना है, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी देखना है। और अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्रिटिकल इलनेस या फैमिली का कोई भी ऐसा पॉइंट जो उनको परेशान कर रहा है, उनको भी प्रॉपर गाइड करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो पेशेंट टीचिंग होती है। प्रिवेंशन पेशेंट की गुड हाइजीन, इसमें ए सबसे इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म या आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कि आप एक पेशेंट को अटेंड करके दूसरे पेशेंट को वैसे ही हैंड वॉश किए बगैर चले जाते हो, इट कैन मेक पेशेंट सेप्टिक। प्रिवेंशन, हाइड्रेशन, प्रेशर एरिया केयर, हैंड वॉशिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस। फिर हम बात करेंगे टीचिंग प्लान की। टीचिंग प्लान ये हमारा है। पेशेंट को हमने बताना है ESRD क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, अवॉइड कैसे करना है कॉम्प्लिकेशंस को, और पेशेंट का जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें उसको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, पेशेंट को इन सारी चीज़ों से हमने बचाना है। फिर बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लॉग की। रिफ्लेक्टिव लॉग में हमने सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिखनी है, स्कोप और गोल्स लिखने हैं। मतलब कि इस स्टडी से आपने क्या सीखा है, आपने कैसे पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया है, और इसका स्कोप क्या है, और आपका गोल क्या है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ ACC एंड होप सो कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।